Welcome back student. Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. आज बात करेंगे पेशीय ऊतक की, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पेशीय ऊतक क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? हमारे पूरे शरीर में फैले हुए पाए जाते हैं। ये पेशियां विशेष प्रकार के लाल रंग के संकुचनशील प्रोटीन युक्त ऊतक होते हैं। हमारे शरीर का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। जो हमारे शरीर में पेशीय ऊतक होते हैं वो पूरे शरीर में फैले हुए पाए जाते हैं और ये एक विशेष प्रकार की लाल रंग की संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के इसलिए बने होते हैं ताकि इसमें ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये संकुचनशील प्रोटीन के बने होते हैं और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो होता है वो पेशियों का बना होता है। पेशीय ऊतक पेशीय कोशिकाओं का बना होता है। जो पेशीय ऊतक होते हैं वो पेशीय कोशिकाओं के बने होते हैं तथा जो ऊतक होते हैं उसमें पेशीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह एक संकुचनशील ऊतक है जिसकी कोशिकाएं लंबे लॉन्ग फाइबर्स के रूप में होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, संकुचनशील होता है तथा मुड़ सकता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ सकता है। एक ऐसा ऊतक होता है और इनकी कोशिकाओं में लंबे लंबे फाइबर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये लंबे लंबे फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें हिंदी में हम तंतु कहते हैं। और ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इस मसल्स को। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता तथा बाह्य एवं आंतरिक अंगों को हिलाने डुलाने की क्षमता पेशीय ऊतक के कारण ही होती है। जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चलते हैं ये पेशीय ऊतक की वजह से ही होता है। और ये जो होते हैं ये हमारे शरीर को हिलाने और डुलाने का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है रेखित या ऐच्छिक पेशियां। उसके बाद दूसरा प्रकार अनैच्छिक पेशियां होती है। तीसरा जो होता है हृदय पेशी होती है। ये सारे पेशीय ऊतक होते हैं। पहला कौन सा होता है, रेखित होती है या इनको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। उसके बाद दूसरी अरेखित पेशियां या इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और तीसरी हृदय पेशी। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रेखित पेशी के बारे में। रेखित को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनको ऐच्छिक पेशियां किस लिए कहा जाता है, इनको ऐच्छिक पेशियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार हिल डुल सकती है तथा ये जो होती है ये पेशियां हमारे शरीर में अब हमारी इच्छा के अनुसार हिल डुल सकती हैं। इनका नियंत्रण हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है और ये हमारे शरीर में जो है हमारी इच्छा के अनुसार हिल और डुल सकती हैं। शरीर के अधिकांश भागों में रेखित पेशियां तथा ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर का अधिकांश भाग घेरती हैं। याद रखिएगा, रेखित और ऐच्छिक पेशियां हमारे शरीर का अधिकांश भाग घेरती हैं। ये पेशियां प्राणी की इच्छा अनुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ये कार्य करती हैं। ये जहां भी पाई जाती हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार हिल डुल सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आगे। अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़े रहने के कारण इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं तथा ये जो होती है दो अस्थियां आपस में होती हैं। इन दो अस्थियों के बीच में जो है जुड़ी रहती है और जुड़े रहने के कारण इसको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना नीचे दे रखी है। प्रत्येक रेखित पेशियों में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे पेशीय तंतु पाए जाते हैं जिन्हें मसल्स फाइबर कहते हैं, जो समांतर कूलों में या गुच्छों में व्यवस्थित रहते हैं। ये इस तरीके से समांतर एक दूसरे के पैरेलल गुच्छों में एकत्रित रहते हैं। एक दूसरे के पैरेलल गुच्छों में एकत्रित रहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में चारों ओर सार्कोलेमा पाया जाता है तथा पेशियां जो होती हैं वो सार्कोलेमा नामक, ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये सार्कोलेमा है। ये सार्कोलेमा नामक
कवरिंग पाई जाती है तथा इससे चिपकी हुई तंतुमय आधार कला का आवरण होता है और इसी में इससे चिपकी हुई तंतुकला आधार एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन का आवरण भी होता है। इसमें सारकोप्लाज्म नामक तरल कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये जो फाइबर्स होते हैं इन फाइबर्स में सारकोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरीके से ये तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है। इन पट्टियों में देखिए दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, एक डार्क बैंड होता है और दूसरा लाइट बैंड। ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड। ये डार्क है, ये लाइट, ये डार्क और ये लाइट, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं वो डार्क बैंड और लाइट बैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर बीच में एक गोल सा केंद्रक पाया जाता है जो इस पूरी पेशी कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक का कार्य क्या होता है? कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है। और ये पूरे पेशीय ऊतक होते हैं। तो सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा कवरिंग होती है किसकी? ऐच्छिक पेशियों के चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि पेशीय ऊतक तथा रेखित और ऐच्छिक पेशियां हमारे शरीर में कहां-कहां पाई जाती हैं। तो देखिए इसको याद करने का, क्योंकि बहुत जगह पाई जाती है, उसको याद करने का एक तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि शरीर का जो भी पार्ट हमारी इच्छा के अनुसार हिल-डुल सकता है वहीं पर ऐच्छिक पेशियां पाई जाएंगी। वहां पर ऐच्छिक पेशियां पाई जाएंगी। इनको स्ट्रिप्टेड और वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रिप्टेड होती हैं। स्ट्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? पट्टीदार होती हैं। ये कैसी होती हैं? पट्टीदार होती हैं। स्ट्रिप्टेड, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? पट्टियां। ये पट्टीदार होती हैं। इनको वॉलेंटरी मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार हिल-डुल सकती हैं। तो हमारे शरीर में जहां पर भी जो पार्ट हमारी इच्छा के अनुसार हिल-डुल सकता है वहां पर क्या पाया जाएगा? रेखित या ऐच्छिक पेशियां पाई जाएगी। जैसे हमारी हम अपनी आंखों को खोलते और बंद करते हैं, तो खोलने और बंद करने में यहाँ पर कौन सी पेशी होगी? रेखित पेशियां होगी। और हम अपने हाथ पैर को हिला-डुला सकते हैं तो यहाँ पर भी कौन सी पेशियां अपने इच्छा अनुसार इसको हिला-डुला सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी पेशियां होगी? आप बताइए अपने आप। सीधी सी बात है, रेखित और ऐच्छिक पेशियां होंगी। हम मुंह को अपने हिसाब से चला सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। लिप्स को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है। खाना खाते वक्त हम चबाने का काम कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मसल्स होगी? रेखित या ऐच्छिक पेशियां होंगी। शरीर के जिस पार्ट को हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला-डुला सकते हैं वहां पर कौन सी मसल्स होती हैं? वहां पर हमेशा ऐच्छिक पेशियां ही होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। हाथ पैरों में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। आंखों का खोलना और बंद होना, पलकों का खोलना और बंद होना, केवल पलकों का खोलना और बंद होना ये रेखित या ऐच्छिक पेशियों के कंट्रोल में होता है। तो ये तो बात की किसकी? रेखित और ऐच्छिक पेशियों की। कहां-कहां पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। दिस इज ऑल ओवर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू। मीट यू इन अनदर वीडियो लेक्चर। थैंक्स। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue our chapter क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम लोग पहले लेक्चर में बात की थी इसके कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो बेटा शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही टाइप के पदार्थ हैं। ठीक है। जब एक ही टाइप के पदार्थ जिस चीज में होंगे उसे हम शुद्ध कहेंगे या प्योर कहेंगे। ठीक। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं बेटा? अशुद्ध पदार्थों में मिलावट होती है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो अशुद्ध है तो कोई ना कोई उसमें मिलावट होगी, है ना। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है? उस पदार्थ के अलावा, उस पर्टिकुलर पदार्थ के अलावा कुछ और भी चीजें मिली होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक। तो उसी का एक पार्ट है क्या? मिश्रण या मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थों का किसी भी अनुपात में जब हम मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी कि मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक चीजों को किसी भी रेशियो में मिला करके जो चीज बनी आपकी वो मिश्रण कहलाई
और मिश्रण कैन बी ऑफ टू टाइप, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो जो समांगी मिश्रण होते हैं वो ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें जो यूनिफॉर्म होते हैं, एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। उसमें आपने कौन सी दूसरी वाली चीज मिलाई है वो पता नहीं चलती, इसलिए हम उसे कहते हैं समांगी या समान, नहीं समान। विषमांगी का मतलब क्या होता है? विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें क्या है कि मिलाई हुई चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही होती है, ठीक। आप देखिए कुछ मिश्रण की एग्जाम्पल और उनके टाइप्स। तो देखो ठोस में ठोस, यानी जब आप ठोस में ठोस मिलाएंगे तो जो समांगी मिश्रण होगा वो देखिए पीतल, कांसा, गन मेटल। पीतल में क्या होता है? कॉपर होता है, टिन होता है ना, ऐसे कांसा होता है, सेकेंड मेटल में 2-3 मेटल्स का मिश्रण होता है। तो ये क्या है? ठोस में ठोस के एग्जाम्पल। इसी तरीके से ठोस में ठोस का एग्जाम्पल, रेत के कण में आपने क्या की, लोहे की छीलन डाल दी, तो ये भी ठोस में ठोस का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। आप देखो ठोस में द्रव का एग्जाम्पल, तो ठोस में द्रव का एग्जाम्पल, ठोस आपका सोना है और पारा क्या है? द्रव धातु है। तो सोने में आपने द्रव धातु जो की आपकी पारा है वो मिला दी, तो ये क्या बन गया? ठोस में द्रव का एग्जाम्पल। इसी तरीके से ठोस में गैस, तो ठोस में गैस आपका पैलेडियम जो है वो ठोस धातु है, और उसमें हाइड्रोजन गैस मिला दिया आपने, तो ठोस में गैस का एग्जाम्पल बन गया। इसका विषमांगी में कोई भी एग्जाम्पल देखने नहीं मिलता। अब बात करते हैं द्रव में ठोस की, तो द्रव आपका पानी है और ठोस आपकी चीनी है, तो पानी में चीनी मिला देते क्या एग्जाम्पल बना? द्रव में ठोस का। इसी तरीके से पानी में आपने नमक मिला दिया तो भी द्रव में ठोस का एग्जाम्पल बना। विषमांगी की बात करें तो द्रव में ठोस का एग्जाम्पल क्या है? पानी में आपने चौक मिला दी या पानी में आपने मिट्टी मिला दी। पानी क्या है? द्रव, और ठोस क्या है आपकी? मिट्टी या चौक। दोनों चीज मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। क्यों? पानी अलग दिखाई देगा, मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी, तो दोनों चीजें अलग अलग बनेंगी, तो विषमांगी है ना। आप देखो द्रव का एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल, यानी जो अल्कोहल होता है उसमें आपने पानी मिला दिया तो द्रव का एग्जाम्पल हो गया। विषमांगी में क्या? पानी में तेल डाल दिया, तेल अलग दिखाई देता, पानी अलग दिखाई देता, तो ये विषमांगी, ठीक है ना। अब द्रव में गैस का एग्जाम्पल, जो पानी है आपका उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी। इसकी तो बहुत पॉपुलर है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो भी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो घुली होती है, ठीक है। तो ये हो गया द्रव में गैस का एग्जाम्पल, लेकिन विषमांगी में कोई एग्जाम्पल देखने नहीं मिलता। इसी तरीके से गैस में गैस आप सब वेल अवेयर है वायु, ठीक है। वायु कई गैसों का मिश्रण होती है, इसलिए वायु, ठीक। अब बात करते हैं हम कि विलयन क्या होता है। जैसे कि हमने आपको मिश्रण बताया, मिश्रण क्या होता है? दो से अधिक पदार्थ जब किसी भी रेशे मिले होते हैं तो वो मिश्रण बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन क्या होता है? विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। मिश्रण दो टाइप के हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी, लेकिन विलयन सिर्फ और सिर्फ कैसा है? समांगी है। बात समझ में आ रही बेटा? ये कैसा है? केवल समांगी ही है, ठीक है ना। मिश्रण दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन जो विलयन है वो केवल समांगी है, ठीक। अब बात करते हैं कि विलय क्या होता है या विलायक क्या होता है। विलय जो कम क्वांटिटी में हो, और विलायक क्या होता है? जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। तो अब बात करें कि हम विलय क्या है। जैसे मान लीजिए पानी है आपका, विलायक हो गया, और विलय जो है वो आपने शक्कर। पानी में जब आप शक्कर घोलेंगे तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे और शक्कर की क्वांटिटी कम लेंगे, तो जो कम है वो विलय, जो ज्यादा है वो विलायक। इसीलिए मैंने लिखा है 25 से 30% आपका विलय होता है और 70 से 75% आपका विलायक होता है। एक बार और डेफिनेशन बता दें आपको, विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। और पानी में नमक का एग्जाम्पल, पानी में आपने नमक बोल दिया, वो एग्जाम्पल आपका विलयन बनेगा। पानी में चीनी बोल दी, वो भी आपका विलयन बनाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता की, तो विलयन की सांद्रता यानी जो सांद्रता वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? सांद्रता का एक्चुअल में मीनिंग होती है गाढ़ेपन से, ठीक है। तो कोई विलयन कितना सांद्र है इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वैसे में दो वर्ड होते हैं, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है इसके बारे में बताते हैं हम आपको। जो वर्ड संतृप्त है इसको हम ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए ये एक गिलास रखा हुआ पानी का, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? इस ग्लास में आपने 2 चम्मच डाली क्या? शक्कर। इस ग्लास में कितने चम्मच शक्कर डाली? 2। और ये जो ग्लास है पानी का, इसमें डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ग्लास में आपने डाल दी 8 चम्मच शक्कर। इसमें डाली कितनी? 2 चम्मच। ये पानी है, ठीक है। ये मैंने पानी बनाया हुआ है, वो डिजाइन दे गया है ऐसे ही, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या होते हैं और संतृप्त विलयन क्या होते हैं। एक ग्लास में 2 चम्मच शक्कर डाली तो जो विलयन बना वो असंतृप्त है, यानी अभी उसकी तृप्ति नहीं हुई है, वो
अभी तृप्त नहीं हुआ है, अभी आपने उसको केवल 2 ही चम्मच शक्कर दी। यहाँ पे संतृप्ति की बात करें अगर हम, तो इसमें आपने कितने चम्मच शक्कर डाल दी? 8 चम्मच। जब 8 चम्मच शक्कर डाल दी तो ये पूरी तरीके से तृप्त हो गया। अब इसमें नवी चम्मच घुल ही नहीं पाएगी। समझ में आ गई बात ना? जब इसमें अगला चम्मच या अगली क्वांटिटी घुल ही ना पाए, ना वो एक्सेप्ट करे, नीचे जाके बैठने लग जाए, तब हम उसे कहते हैं कि ये संतृप्त विलयन हो गया। ठीक है। और अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, है ना, कंसंट्रेशन देखेंगे, तो ये पतला लगेगा और ये गाढ़ा लगेगा। बात समझ में आया? तो संतृप्त का मतलब बेसिकली गाढ़ेपन से होता है, और असंतृप्त का मतलब कि ये गाढ़ा होगा और ये पतला होगा। और एक बात और, सांद्रता का मतलब गाढ़ेपन से लिया जाता है और तनुता का मतलब पतलेपन से लिया जाता है। सांद्र मतलब कंसंट्रेट और तनु मतलब डाइल्यूट। कभी कभी केमिस्ट्री में कहीं कहीं रिएक्शन के ऊपर आप DIL लिखा देते हैं, इसका मतलब होता है डाइल्यूट या तनु या पतला, है ना। तो तनुता का मतलब होता है पतलापन और सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है। और डाइल्यूट लिखा रहता है रिएक्शन में, और कभी कभी ये लिखा रहता है CONC, इसका फुल फॉर्म होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र। ठीक है ना। तो इसका मतलब गाढ़ेपन से लिया जाता है और उसका मतलब पतलेपन से लिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं निलंबन या सस्पेंशन। अच्छा हाँ, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बेटा। न्यूमेरिकल क्या? वो ये देखो, इसकी कंसंट्रेशन निकाली जाती है विलयन की। जैसे विलयन का द्रव्यमान बटे द्रव्यमान परसेंटेज, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जो चीज आपने घोली उसका द्रव्यमान और जो पूरा विलयन बना, घोल करके जो विलय और विलायक दोनों का जो विलयन बना द्रव्यमान उसका, और इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से द्रव्यमान बटे आयतन परसेंटेज निकालने के लिए, तो विलय जो चीज आपने घोली उसका द्रव्यमान और विलयन का आयतन, जो वाला विलयन बना उसका आयतन, इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं न्यूमेरिकल। उसके अलावा बात करते हैं निलंबन की। तो निलंबन या सस्पेंशन क्या होता है बेटा? सस्पेंशन में जो है, सबसे पहली बात, जैसे विलयन समांगी होता है वैसे ही सस्पेंशन क्या होता है? विषमांगी होता है। इसमें क्या है कि ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में, ठीक है, इसमें क्या होता है? ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले हुए तैरते रहते हैं। तो निलंबन क्या है? जब ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले हुए तैरते रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो आज की इस क्लास में लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मिश्रण कौन कौन से टाइप क्या होते हैं, समांगी, विषमांगी, उसके बाद विलयन क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। My dear students, have a wonderful morning to one and all. The class is for 9th class student, and we have started our language portion. And in language portion, the topic is conversion of sentences. So, student, in conversion of sentences, we have studied the sentences and the types of the sentences. So, student, you have to write only the things that I am providing you through written notes. In a PDF form, I have given you the types of the sentences, and the remaining types I will send you very soon. And the exercises that I have given to you, you have to also do that exercises on your fair register. On a fair register, you have to do that exercises. And one more thing is that, therefore, yesterday we have completed the exercise 31, and we have studied present perfect continuous, future perfect continuous, and past perfect continuous. So, student, the first thing is that you must have excellent English book, and you have to open page number 35 and exercise number 32. Exercise number 32. The sentence, she has been praying to God since morning. So you will change it. She has not been praying to God since morning. Second one, we have been going to school for a month. So we have not been going to school for a month. They had been washing the clothes for an hour. They
had not been washing the cloth for an hour, and he will have been keeping watch for a year. He will not have been keeping watch for a year. I shall have been waiting for you for a long time. I have been waiting for you for a long time. So, how will you change it? How will you change it? The sentence is written over here. I shall have been waiting for you for a long time. So, I shall not have been waiting for you for a long time. It's a fifth number sentence. Sixth one. He had been teaching in this college since 1970. He had not been teaching in this college since 1970. Sentence number 6-1. He had not been teaching in this college since 1970. Seventh number. I have been speaking for half an hour. I have not been speaking for half an hour. I have not been speaking for half an hour. Sentence number 8. He has been singing a song for some minutes. He has not been singing a song for some minutes. 9 number sentence. He will have been working on this problem for a long time. He will not have working. On this problem for a long time. 10th number. We shall have been learning music all our lives. We shall not have learning music all our lives. Student, these are the 10 sentences that is given on your exercise number 32. I hope so that you have done this exercise. So student, you have to do your homework daily. The exercises that I am giving you to do as a homework, you have to do that exercise on a fair register. On a fair register, language register. I think you have prepared 2 registers for English, 1 for language and 1 for literature. So you have to prepare separate English language register. Fine. So having completed this exercise, we will proceed to further, and on your page number 35, present indefinite tense is given, then after past indefinite tense is given, and future indefinite tense is given. Fine. So present indefinite tense. So student, what is the helping verb of present indefinite tense? Do or does. We use do or does in present indefinite tense. And what is the identification of this tense? The last word is ta hai, ti hai, te hai, and the verb, the action is done in present time. Action words. Fine. Habit, and the thing that are in your habit. These types of the sentence come in your present indefinite tense. Fine. So in affirmative sentence, the procedure of affirmative sentence is subject. First we put subject, and then after we use the first form of the main verb, and then after the object of the sentence. And one more thing is there, I just want to make it clear, because you are studying here conversion of the sentences. So along with it, you must know what is tense. So in present indefinite tense, do or does are used. You can say that do or does are the helping verb of present indefinite tense. And in affirmative sentence, we don't use do or does. In affirmative sentence, we don't use do or does. Suppose that there is a sentence, मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ. तो the sentence, the translation will be like this: I daily do my homework. Fine. I daily do my homework. So this one is affirmative sentence. Fine. So and if you have to change this one into negative, so in negative sentence we have to use do or does, because do or does are the helping verb of this tense. So we have to use do or does, because we have to use not word with do or does. Fine. So whenever the subject is singular in number, we have to use does. Whenever the subject is singular in number. So what are the singular numbers? What are the plural numbers? Fine. Singular numbers just like he, she, it,
and name of the any person. These are singular in number. That indicates only one person. That indicates only one person. So with singular number we use does. Fine. And with plural numbers, just like I, we, you, they. I, we, you, they, and the people, the student, the boys, the girls. Fine. If the subject, if the words denotes more than one thing, that is called plural. That is called plural. But the thing is that I and we are counted as a plural category. As a plural category, I and we are not in the singular category. Even it denotes only one person. It denotes only one person, but it is counted as a plural. So I daily do my work. I don't do my work daily. You can change this one like this. I don't do my work daily. Or you can frame the sentence like one. I daily don't do my work. Because daily is your adverb, and adverb can be placed. Adverb can be placed after your subject, or after your object. After your subject or after your object. Fine. So the thing is that, and if the sentence is similar in number, Anjali sings a sweet song. So Anjali does not sing a sweet song. Fine. Mohan writes a letter. Mohan does not write a letter. So student, this is your present indefinite tense, and then after your past indefinite and future indefinite tense. So we will continue this thing tomorrow. Then after I will give you exercise. Till now you have to make a revision of this one. Thank you and have a nice day to everyone. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th में सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर 57 में संधि पढ़ाऊंगी आपको। बच्चों ध्यान से सुनिए और अपनी क्लास वर्क कॉपी में आपको नोट करना है। देखिए संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन देखिए परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। बच्चों संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों को आपस में जोड़ने मिलने से उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसे देखिए परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों को आपस में जोड़ने मिलाने से उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय। जैसे विद्याधन आलय क्या हो गया, विद्यालय। देखिए बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। जैसे शब्द है नदीस, तो नदी प्लस ईस। बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। अब देखिए संधि के अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे पुस्तकालय शब्द है तो इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। दूसरा शब्द है देवालय, इसका देव प्लस आलय। फिर बच्चों संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। संधि परिभाषा देखिए। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों को आपस में जोड़ने मिलाने से उनके स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते। जैसे विद्याधन आलय।
बराबर क्या हो गया, विद्यालय। फिर है नदी, नदीश, नदी प्लस ईश, बराबर हो गया नदीश। अब देखिए संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि के अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द है पुस्तकालय, तो इसका होगा पुस्तक प्लस आलय। दूसरा है देवालय, तो देव प्लस आलय। अब बच्चों संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। बच्चों इसको मैं आगे आपको कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। बच्चों संधियां 3 प्रकार की होती हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। तो पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है इसकी परिभाषा देखिए। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं देखिए। पहले नंबर पर दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, इसके बाद तीसरे नंबर पर यण संधि, चौथे नंबर पर वृद्धि संधि और 5वें पर अयाधि संधि। फिर से देख लें, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। बच्चों स्वर संधि के ये 5 भेद हैं, लेकिन 9th के पाठ्यक्रम में स्वर संधि के अंतर्गत केवल दीर्घ एवं गुण संधि ही निर्धारित है। तो आपको आगे दीर्घ और गुण संधि का ही अध्ययन 9th के पाठ्यक्रम में करना। बच्चों क्लास 9th के पाठ्यक्रम में स्वर संधि के अंतर्गत केवल दीर्घ एवं गुण संधि ही निर्धारित है। तो आपको ये पता चला कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 में से आपको 2 ही का अध्ययन करना है। देखिए पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण, तीसरी यण संधि और चौथी वृद्धि संधि और 5वीं अयाधि संधि। आप देखिए बच्चों दीर्घ संधि और गुण संधि 2 आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो मैं आपको दीर्घ संधि बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकार सवर्णे दीर्घा। इसको आप याद रखेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकार सवर्णे दीर्घा। अब इसका नियम देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ यानी बड़ा आ। देखिए ह्रस्व माने छोटा होता है और दीर्घ मीन्स बड़ा। तो दीर्घ आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री। बड़ी री में देखिए बच्चों वैसे एक री की मात्रा लगी होती है, जब बड़ी री लिखना होता है तो एक मात्रा नीचे और लगा देते हैं, हो जाता है। जैसे देखिए नियम पढ़िए, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा री हो जाता है।
अब देखिए मैंने कुछ उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं। जैसे शब्द है सत्यार्थ। बच्चों शब्द है सत्यार्थ, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे सत्य प्लस अर्थ। सत्य प्लस अर्थ, ठीक है। अब देखिए क्या नियम आपको बताया। अब ये है छोटा प्लस छोटा बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा। बराबर बड़ा। अब दूसरा शब्द है परमात्मा, तो परम प्लस आत्मा। अब इसमें देखिए छोटा प्लस बड़ा, बराबर बड़ा। अगला शब्द है विद्यालय। विद्या प्लस आलय, यानी आलय मीन्स क्या होता है, घर। विद्या का घर। अब इसमें देखिए बड़ा प्लस बड़ा, बराबर बड़ा। अब देखिए ये वाले उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शब्द है रविंद्र, तो क्या लिखेंगे, रवि प्लस इंद्र। छोटी प्लस छोटी, बराबर बड़ी। शब्द है सतीश। सती प्लस ईश, बड़ी प्लस बड़ी, बराबर बड़ी। वो वाले उदाहरण बता रही हूँ। भानुदय, भानु प्लस उदय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बराबर बड़ा। अगला शब्द है बधूत्सव। बधू प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बराबर बड़ा ऊ। अगला शब्द है होत्रकारा। री से संबंधित है होत्रकारा। होत्र प्लस रीकारा, री प्लस री, बराबर बड़ी री। एक बार बच्चों फिर से देखें नियम। दीर्घ संधि का सूत्र है आकाश वर्णी दीर्घा। नियम, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः बड़ा बड़ी बड़ाऊ री हो जाता है। अब देखिए जैसे सत्यार्थ। सत्य प्लस अर्थ, इसका संधि विच्छेद करेंगे सत्य प्लस अर्थ। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। जैसे अगला शब्द है परमात्मा,
तो इसका संधि विच्छेद करिए। परम प्लस आत्मा, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। विद्यालय विद्याधन आलय, बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। रविंद्र रवि प्लस इंद्र, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। सतीश सती प्लस ईश, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। अगला शब्द है भानुदय, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। फिर है बधूत्सव, बधू प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अगला शब्द है री से संबंधित है होत्रकारा, होत्र प्लस रिकारा, री प्लस री बराबर बड़ी। बच्चों ये दीर्घ संधि के ये उदाहरण थे, ये उसके नियम हैं। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी गुण संधि। इनको आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो कुछ उदाहरण शेष बचे पीडीएफ के माध्यम से आपके पास दे दिए जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में अगली सर्वसमीकरण पढ़ेंगे। 7वीं सर्वसमीकरण है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b कैसे आया, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे x क्यूब लिखा है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। आधार समान है, गुणा करने में खाते जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, ये जुड़कर फिर से वही आपका x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आइए ओपन करते हैं फॉर्मूला। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर होगा a क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर होगा ab स्क्वायर, a इंटू 2ab होगा 2a स्क्वायर b। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, b से हम मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए स्क्वायर होगा a स्क्वायर b प्लस b इंटू बी स्क्वायर होगा b क्यूब प्लस b इंटू 2ab होगा 2ab स्क्वायर। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब साथ में लिख लेंगे, ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर जुड़ेगा, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर जुड़ जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b जुड़ेगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगले स्टेप में इसको हम अरेंज कर लेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b को पहले लिख लेते हैं और 3ab स्क्वायर को हम बाद में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इन दोनों से देखिए कॉमन मिल रहा है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है दोनों से, a भी कॉमन मिल रहा है और b भी कॉमन मिल रहा है, यानी इन दोनों से हमें कॉमन मिल जाएगा 3ab। 3 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, a बचेगा, b से b कैंसिल होगा, प्लस अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से आपका b स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो b बचेगा। तो यहां से हमें a प्लस बी का होल क्यूब हल करने पर क्या मिल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यही सर्वसमीकरण थी।
अब आइए अगली सर्वसमीकरण देखते हैं। अब आइए अगली सर्वसमीकरण देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब है, इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। आधार समान है, गुणा करने में खाते जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर देखिए a माइनस बी रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है? दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने सर्वसमीकरण 7 को हल करने में किया है, वही हमें काम करना है सर्वसमीकरण 8 को हल करने में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर करेंगे, a क्यूब आएगा, a इंटू बी स्क्वायर करेंगे, a बी स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू 2ab करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 2a स्क्वायर b, b इंटू ए स्क्वायर करेंगे माइनस a स्क्वायर b आ जाएगा, माइनस b इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस b क्यूब आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा, माइनस b क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए माइनस b इंटू 2ab, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा, 2a, b इंटू बी क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम। अगले स्टेप में a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2a स्क्वायर b माइनस का और माइनस a स्क्वायर b जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। दोनों को हम जोड़ेंगे, यदि दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, साइन आता है माइनस का। माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b जुड़ेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b आ जाएगा। अब देखिए ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर जुड़ेगा, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ये 3ab स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ले लेंगे हम कॉमन, 3 से 3 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, b से b, a बचेगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा और आपका ये b बचेगा। तो ये बन गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये क्या बन गया आपका? a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, a माइनस b का होल क्यूब क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब आइए इन दोनों सर्वसमीकरणों पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, या निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न है आपका निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात करने हैं। पहला है आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब, दूसरा है आपका 2a माइनस 3b होल क्यूब, और तीसरा है आपका 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। अब इसमें पहले पार्ट को सबसे पहले करेंगे, निम्न के मान ज्ञात करने, घन करना है। सर्वसमीकरण हम कौन सी सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे? सर्वसमीकरण 7 और 8 जो कि अभी हमने आपको बताई, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। आइए सबसे पहला पार्ट करते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पर 1 है। यहां पर हम सर्वसमीकरण a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे, जो कि अभी हमने बताया आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। अब आइए इसको हल करते हैं। a के स्थान पर क्या है? 2x है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब आइए इसको हल करते हैं। 2x का होल क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, x का क्यूब x क्यूब होगा। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 1 की घात अगर आप कुछ भी है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6x ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 1। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, 8x क्यूब प्लस 1 6x इंटू 2x, 6x का ब्रैकेट लगा है तो दोनों में अलग अलग गुणा होगा, 6x का पहले 2x में होगा, फिर अगले स्टेप में 6x का मल्टीप्लाई होगा 1 में। अब देखिए क्या आएगा, 8x क्यूब प्लस 1 6 दूनी 12x स्क्वायर और 6x, ये आपका अगले स्टेप में देखिए आंसर क्या बनेगा, अरेंज कर लेंगे घाटकों के घटते हुए क्रम में, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब आइए इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, इसमें सर्वसंख्या लगेगी a माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब आइए दूसरी सर्वसंख्या हम लोग करते हैं, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर 3b है, तो क्या होगा ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट क्या होगा a माइनस b। इसको हल करिए, 2a का होल क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3b का होल क्यूब 3 त्रिका 9 तिया 27, b का क्यूब b क्यूब होगा माइनस 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 ab और ये है आपका 2a माइनस 3। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, 18ab का 2a में और 3b में क्या होगा, अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। देखिए क्या होगा अगले स्टेप में, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab मल्टीप्लाई बाई 2a माइनस 18ab। अब इसका गुणा होगा किसमें, माइनस 3b। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दूनी 36, a इंटू a स्क्वायर 36a स्क्वायर और ये b आ जाएगा आपका। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 18 गुणे 3 करेंगे 54 आएगा, a b इंटू b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ये देखिए आपका आंसर मिल गया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब। तीसरा सवाल है, इसमें a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे। क्या होता है, a क्यूब माइनस a के स्थान पे 4 है, b के स्थान पे 1/3x है। a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस b। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा, 64, 4 चौको 16 चौको 64। अगले स्टेप में देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 तिया 27, x क्यूब। यहाँ पे देखिए 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 4 अपॉन में क्या रहेगा, x, 4 माइनस 1/3x। अब क्या करेंगे, 4 अपॉन x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4 में फिर एक बार करेंगे 1/3x में। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। देखिए क्या आएगा, 64 माइनस 1/27x क्यूब माइनस 4/x मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 4/x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1/3x। गुणा करेंगे हम, माइनस 4/x का गुणा होगा किससे, माइनस 1/3x। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, 64
-1/27x³ माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 4 चौको 16 बटे x है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 है ये, बटे में क्या है 3x इंटू एक्स क्या होगा x²। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये तीसरा पार्ट भी हमारा हल हो गया। क्या मिल गया, 64 माइनस 1/27x³ माइनस 16/x प्लस 4/3x²। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित। दूसरा प्रश्न है, यदि a माइनस 1/a बराबर में 7 है, तब a³ माइनस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, a³ माइनस 1/a³ का मान ज्ञात करना है। यदि प्रश्न में हमें a माइनस 1/a बराबर 7 दिया है, देखिए हल कैसे करेंगे। a माइनस 1/a बराबर में 7 है और हमें मान किसका निकालना है, a³ माइनस 1/a³। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। दोनों पक्षों में घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों में घन करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, a माइनस 1/a होल क्यूब, ये है 7 का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यूब होगा, राइट हैंड साइड में भी क्यूब होगा, बाएं पक्ष में भी वर्ग होगा और दाएं पक्ष में भी वर्ग होगा। अब आइए a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस b। 343 आएगा 7 का क्यूब। देखिए बच्चों, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b है, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, a से a कैंसिल होगा, a³ 1 का क्यूब 1 होगा, अपॉन में a³ होगा माइनस 3 इंटू 1 a माइनस 1/a। देखिए a माइनस 1/a का मान क्या है, 7 है। प्रश्न में हमको दिया गया है a माइनस 1/a बराबर 7। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a माइनस 1/a के स्थान पर क्या रखेंगे, इसका मान है 7, यहां पर रख देंगे, बराबर में है 343। अब देखिए a³ माइनस 1/a³, 7 गुणे 3 करेंगे 21 आएगा, बराबर 343। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a³ माइनस 1/a³ बराबर 343 है, माइनस 21 है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a³ माइनस 1/a³, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 364 हमें मिलेगा। a³ माइनस 1/a³ का मान कितना मिलेगा, 364। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी पर आधारित, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 51, तब यदि a² प्लस 1/a² बराबर 51 दिया है, तब a³ माइनस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, a³ माइनस 1/a³ का हमें मान ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, a² प्लस 1/a² बराबर 51। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, a² प्लस 1/a² बराबर है 51। अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसको आपको समझ में आएगा अगले स्टेप में। दोनों पक्षों में 2 घटाने पर लिखेंगे, यहां पर आप दोनों पक्षों में 2 घटाने पर देखिए घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a से गुणा करेंगे और a से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू a इंटू 1/a
और 51 माइनस 2 करेंगे आ जाएगा 49। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 49 है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 1/a है। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर है 49। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या होगा, a माइनस 1/a बराबर 49 का वर्गमूल क्या आएगा, 49 का वर्गमूल आएगा 7। 7 गुणे 7 2 के जोड़े बनेंगे, एक बाहर निकलेगा। तो यहां से हमें a माइनस 1/a बराबर क्या मिल गया 7। अब इसको हम पहले प्रश्न की तरह हल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया था a माइनस 1/a बराबर 7, तो हमें a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करना था। देखिए यहां पर हमने हल करके a माइनस 1/a बराबर हमें मिल गया 7। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, a माइनस 1/a बराबर 7 क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करेंगे दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में। देखिए क्या आएगा, a माइनस बी, a माइनस 1/a का होल क्यूब, ये 7 का क्यूब होगा। ठीक है, सर्वसंख्या हमने पढ़ी है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 1/a है। सर्वसंख्या लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। 7 का क्यूब क्या आएगा 343। 7 गुणे 7 गुणे 7 क्या आएगा 343। अब अगले स्टेप में देखिए a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, a से ये कैंसिल होगा, -3 इंटू a माइनस 1/a 343। देखिए a माइनस 1/a का मान क्या निकाला है हमने, 7 निकाला है। तो यहां पर a माइनस 1/a के स्थान पर क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3, a माइनस 1/a के स्थान पर 7 रखेंगे, बराबर में कितना है 343। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब 7 गुणे 3 आएगा 21, बराबर क्या है बेटा 343। अब देखिए -21 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर आएगा 343 प्लस 21। जब हम 343 में 21 जोड़ेंगे, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 364 आएगा। तो यहां से हमें a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर मिल गया 364। हमने किया क्या प्रश्न में, सबसे पहले हमें दिया था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 51। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस 1/a का मान ज्ञात किया, पूर्ण वर्ग बना के हल किया। दोनों पक्षों में 2 घटाकर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बना, बराबर में 49। तो यहां से हमें a माइनस 1/a बराबर मिल गया 7। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में घन करके a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्या प्राप्त किया, आंसर 364 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। थैंक यू क्लास। Students, welcome to you SUI online class 9 of physics. Students, आज हम संतुलित बल, असंतुलित बल और गति के नियमों को चैप्टर 9 बल और गति के नियम में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बल और बल के प्रभाव के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित बल, असंतुलित बल और गति के नियमों के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का संतुलित बल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स।
स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर यहाँ पर हम कोई टेबल लें, ठीक है, मान लीजिए ये कोई टेबल है, इस पर हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ये आपका लकड़ी का टुकड़ा हो गया। अब इसको हमने क्या किया, इसकी जो दो अपोजिट फेसेस हैं इनको अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये स्ट्रिंग एक्स हो गई और ये स्ट्रिंग वाई हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रिंग एक्स पर फोर्स लगाकर इसको खींचें तो ब्लॉक किस साइड में मूव करेगा, राइट साइड में, और अगर स्ट्रिंग वाई पर हम फोर्स लगाकर खींचें तो ये किस साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग एक्स और वाई पे फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों फोर्स इक्वल हो तब क्या होगा, हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स बैलेंस्ड फोर्सेस की क्वालिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं उसको अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स को देखिए, असंतुलित बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से हमने कोई टेबल ली, उसमें क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का, ठीक है, इसमें दो स्ट्रिंग्स को लगाया है इसकी दोनों अपोजिट फेसेस पे। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग एक्स को हमने यहाँ पे दोनों में डिफरेंट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब स्ट्रिंग एक्स को हमने खींचा तो ये ब्लॉक जो है किस साइड मूव करेगा, राइट हैंड साइड में, और वाई पे लगाएंगे कोई फोर्स तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड दोनों साइड सेम ना हो, ठीक है, तो ब्लॉक किस साइड मूव करेगा, जिधर फोर्स कितना ज्यादा होगा, मान लीजिए एक्स पर ज्यादा फोर्स लग रहा है और वाई पर कम लग रहा है, तो क्या होगा, ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे, ये फोर्सेस आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या हुआ था, दोनों साइड जो फोर्स लग रहा था वो बैलेंस था, इक्वल मैग्नीट्यूड का था, और यहाँ पे क्या है, दोनों साइड जो फोर्स लग रहे हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं। तो आपका जो ब्लॉक है उस साइड मूव करेगा जिधर फोर्स ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है, उसमें उन नियमों को गति के नियम या फिर न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम, और आप बोल सकते हैं इसको फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह उसी
स्थिर अवस्था में है या गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहेगी, उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या हो गया? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिकी अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। स्टूडेंट्स, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व वस्तु के मास की प्रॉपर्टी होती है। जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जड़त्व क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का वह गुण, किसी, या इसको ऐसे लिखिए, कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है, या आप बोल सकते हैं स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। स्टूडेंट्स, किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन में विरोध करने के गुण को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िए और समझिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 9 के लिए मेरा ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति, इसको आज हम पढ़ेंगे। आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा। फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि क्रांति क्या होती है, फिर फ्रांस और रूस की क्रांति बाद में। पहले क्रांति, आप लोगों ने क्रांति वर्ड सुना, तो क्रांति क्या चीज है जिसको हम लोग इंग्लिश में रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्रांति देखो बच्चों क्या होती है कि हर एक कंट्री में, ठीक है, या हम कंट्री में नहीं कह सकते हैं, किसी भी सामाजिक समूह में, चाहे वो घर हो, हमारा समाज हो या हमारा देश हो, किसी भी समूह में हम अगर देखें तो जब हमारे अधिकारों का हनन होने लगता है, ठीक है, जब हमारे अधिकारों को कोई दूसरा जो है वो उनमें अपने अधिकारों को शामिल करने लगता है और हमें दबाने की कोशिश करता है, ठीक है,
जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, चाहे वो एक नागरिक होने के नाते या परिवार में एक सदस्य होने के नाते या समाज में एक जो है विशिष्ट व्यक्ति होने के नाते, जो भी हमें अधिकार चाहिए होते हैं वो जब हमें नहीं मिलते, तो टू फाइट फॉर राइट, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ताकि उससे क्यों, अब वो क्रांति कब बनती है, अधिकारों के लिए लड़ना मतलब हमारे जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए, उसके लिए जो लड़ाई होती है, वो जो एक फाइट होती है, वो जो कि जिसकी वजह से राजनीतिक बदलाव आ जाए, ठीक है, या राजनीतिक जो शक्ति है या राजनीतिक जो संगठन है उसमें बदलाव को लाना, दैट इज द क्रांति। जब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिसकी वजह से राजनीति में जो है कोई नया चेंज आता है, नया परिवर्तन आता है, तो वो क्रांति का रूप ले लेता है। तभी कोई परिवर्तन आता है, तभी वो देश बदलता है, वो समाज बदलता है, उसकी सोच बदलती है, या जो भी वहां का सिस्टम है वो चेंज होता है। आप सब लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से जो हमारा विश्व है उसमें हम इतिहास में अगर पढ़ें तो राजतंत्र, आपको ये मालूम है जो शासन व्यवस्था होती है वो दो पार्ट से हम लोग पढ़ते हैं, तो राजतंत्र और दूसरा प्रजातंत्र। राजतंत्र होता है जहां पर राजा का शासन होता है, जहां पर राजा ही शासन करता है और राजा के बाद उसका पुत्र या उसका कोई भी जो रिलेटिव होगा वो गद्दी पर बैठता है और शासन करता है, जिसमें जनता की कोई भी मर्जी पूछी नहीं जाती है। जनता को कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो जो है वो राजा के बाद उसके बेटे को राजा बनने से रोक सके, कोई उनके पास अधिकार नहीं है। इसे हम बोलते हैं राजतंत्र, राजा का तंत्र। अब उसी के विपरीत अगर हम आए तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। इसमें जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उसकी शक्ति होती है, वो पावरफुल होती है, उसके हाथ में होता है अपने राजा को चुनना, अपने नेता को चुनना, वो जिसको चाहे वो उसको अपना राजा बना सकती है। कभी कभी राजतंत्र में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं कि जरूरी नहीं है कि राजा का पुत्र जो है वो राजा के समान ही योग्य हो, लेकिन तब भी और कोई राजा नहीं बन सकता, उसको ही बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक हमें अच्छा राजा नहीं मिलता है, और जब तक राजा अच्छा नहीं होता है प्रजा ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। लोकतंत्र में जनता खुद अपने शासन को चुनती है, अपने शासक को चुनती है और उसके बाद वो सरकार बन जाती है, तो उसमें पूरी शक्ति जनता के हाथ में होती है। पहले के समय में आपने मोस्टली जगहों में देखा होगा राजतंत्र था, लोकतंत्र बहुत दिनों के बाद आया। ये हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़ रहे हैं, आपको नागरिक शास्त्र के चैप्टर में मैम ने पढ़ाया होगा कि किस तरीके से प्रजातंत्र आया, हाउ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कैसे और कब प्रजातंत्र, ऐसे करके आपका एक चैप्टर भी है जिसमें ये बताया गया कि पहले कितने कम जगहों पर जो है प्रजातंत्र था और धीरे धीरे कर किस तरीके से पूरे विश्व में आज 90% ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के 90% भाग में हमें प्रजातंत्र देखने को मिलता है। अब यहाँ बात हम कर रहे हैं क्रांतियों की। क्रांति क्या है ये मैंने आपको बताया। अब हम ये बता रहे हैं कि फ्रांस में क्या क्रांति हुई, इसको शॉर्ट में लेकर चलेंगे, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो वीडियो में देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति में हमने देखा कि उसके पश्चात राजतंत्र समाप्त हुआ, क्योंकि उस समय में लुई 16 जो थे, लुई 16 जिसका नाम था, वो बहुत ही अत्याचारी था और अपने विलासिता और अपनी जो है वो सारे विलासपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए लोगों पे ज्यादा से ज्यादा कर लगाता था और उसको सपोर्ट करता था पोप माने चर्च की प्रधानता थी उस समय। और चर्च जो थे तो क्या था, जो राजनीति थी और जो धार्मिकता, तो धर्म और राजनीति आपस में जुड़े हुए थे, जिसका गलत प्रभाव क्या हो रहा था, वो जनता पे पड़ रहा था, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे थे, धर्म के नाम पे लोगों का शोषण कर रहे थे और राजा के साथ में जो है वो पोप और चर्च दोनों ही शामिल थे। ये हमने देखा था जब फ्रांस की क्रांति पड़ा। इसके साथ ही साथ जब फ्रांस में क्रांति आई तो उसके बाद फ्रांस में प्रजातंत्र स्टार्ट हुआ। तब जो उस समय पे जो निकल के लोग आए वो वहां आए राष्ट्रवादी कौन थे उस समय पे, जो मध्यम वर्गीय था। आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा कि 3 पार्ट में लोग रहते थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निचला वर्ग।
जो उच्च वर्ग था वो तो लुई राजा और पोप के साथ में मिलकर पूरे अपने विशेषाधिकारों के साथ में जी रहा था, उन्हें कर नहीं देना पड़ता था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो उन्होंने कभी भी क्रांति के लिए वो उग्र नहीं हुए। जो निचला वर्ग होता है वो अपने कह सकते हैं गरीबी की वजह से या अशिक्षित होने की वजह से उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता, तो वो कभी आवाज नहीं उठा सकते। तो जो फ्रांस की क्रांति में जिन लोगों ने क्रांति को आगे बढ़ाया, जिन्होंने क्रांति को उत्पन्न किया या क्रांति का प्रारंभ किया, वो थे मध्यम वर्गीय लोग, जिसमें डॉक्टर, वकील, सारे पेशे के लोग आते थे। वो जिन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये बोला कि फ्रांस में लुई 16 जो कि अत्याचारी एक शोषण करने वाला राजा है, उसको हटा के हमें क्या करना है, गणतंत्र को स्थापित करना है। इस प्रकार 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें जो है वो पूरे विश्व को हिलाकर रखा। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका जो प्रभाव था वो सिर्फ यूरोप पे ही नहीं पड़ा बल्कि एशिया तक फैला उसका प्रभाव। अब एशिया का मतलब आपको मालूम है, एशिया में इंडिया भी आता है। तो एशिया में राजा राम मोहन राय थे और एक वहीं पर एशिया में और दूसरे देशों में डी रोजियो थे। तो डी रोजियो जो थे वो एक कवि थे और राजा राम मोहन राय जो थे वो एक समाज सुधारक थे। आप लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा। इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद के विचारों को, मतलब फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद के विचारों को आगे बढ़ाया और उनको और बहुत जगह तक फैलाने की कोशिश करी ताकि और देशों तक और महाद्वीपों तक ये राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बढ़े। आप लोग जब 10th में आएंगे तो हम लोग राष्ट्रवाद के ऊपर पहला पार्ट पूरा एक पढ़ेंगे जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद है और उसके बाद फिर हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको शॉर्ट में लेकर चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उसके से प्रभावित होकर और यूरोप में या और एशिया में या अन्य अमेरिका वगैरह में सब जगह ही राष्ट्रवाद जो है वो प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसके पहले तक राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना लोगों में नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजतंत्र चल रहा था और राजा का ही शासन होता था। तो ये राष्ट्रवाद फैला। अब जो भी फ्रांस की क्रांति में हुआ, ठीक है, तो अब जो भी विश्व में और समाज थे या और देश थे या वहां पे रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस चीज को, इस समानता को कह सकते हैं आप, या जो राष्ट्रवाद की भावना थी उनको समानता को स्वीकार नहीं किया। हर एक मतलब समाज ने उसको इक्वली नहीं स्वीकार किया। जरूरी नहीं होता है कि जो फ्रांस में हुआ या जो फ्रांस में क्रांति आई उससे सभी प्रभावित हो। कुछ विश्व के लोगों में कुछ ने उस पर प्रभाव पड़ा और कुछ का नहीं पड़ा। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा विश्व का समाज था वो 3 भागों में विभाजित हमें दिखाई दिया। क्लियर हो गया? अब 3 भागों में एक जो थे वो परंपरावादी थे, दूसरे जो थे वो उदारवादी थे और तीसरे जो थे वो उग्रवादी थे। अब देखिए परंपरावादी कौन थे? परंपरावादी वो लोग थे जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। जैसे जो फ्रांस की क्रांति में परिवर्तन आया उसको अभी भी कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसा समाज, कुछ ऐसे समूह थे जो कि परिवर्तन नहीं चाहते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़े और उन्होंने और जगह पर परिवर्तन को देखा और उसके कुछ अच्छे परिणाम देखे, तब उन्होंने परिवर्तन को आवश्यक मान लिया। उन्हें लगा कि नहीं, परिवर्तन आवश्यक है। बट उसके बावजूद भी जो परंपरावादी थे उन्होंने धीमी प्रक्रिया के साथ, वो ये नहीं थे जैसे फ्रांस की क्रांति में अचानक से परिवर्तन हुआ, एक क्रांति हुई, एक उग्र आंदोलन टाइप का हुआ जिसमें जनता ने भाग लिया और जनता को उसमें सफलता मिली। बट जो परंपरावादी हैं वो धीमी प्रक्रिया के साथ में परिवर्तन को लाना चाहते थे। अब इसके साथ आ जाएंगे उदारवादी। उदारवादी जो लोग थे वो सभी धर्मों का आदर करते थे, ठीक है। दूसरी चीज थी वो हर जगह एक संसदात्मक सरकार को लाना चाहते थे, जो कि आज के समय में चल रही है संसद और उससे रिलेटेड हमारी सरकार। तो संसदात्मक सरकार को उस समय पे जो हमारे उदारवादी थे वो लोग लाना चाहते थे। राजतंत्र के वो विरोधी थे। क्लियर है? जब संसदात्मक सरकार आएगी तो वहां राजतंत्र रह ही नहीं जाता, तो वो राजतंत्र के विरोधी थे। इसके साथ साथ एक जो निगेटिव पॉइंट था उदारवादियों के साथ में वो था कि वो महिलाओं को वोट देने के अधिकार में नहीं थे। उनका कहना था कि महिलाओं को वोट नहीं देना चाहिए, वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास होना चाहिए। इसका मतलब वयस्क मताधिकार का उनके लिए कोई भी महत्व नहीं था, क्योंकि वयस्क मताधिकार में 21 और उससे ऊपर के उम्र के लोग वोट कर सकते हैं, जिसमें कि लिंग का कोई भी भेदभाव नहीं होता। बट उदारवादी ऐसा नहीं मानते।
इसी के साथ साथ आ जाइए उग्रवादी। उग्रवादी जो थे वो क्या चाहते थे कि सरकार बहुमत पर आधारित हो, मतलब कि जिसका बहुमत हो उसकी सरकार, इस पर आधारित। दूसरा वो चाहते थे महिलाओं को वोट देने का अधिकार। उदारवादी नहीं चाहते थे, बट उग्रवादियों को था कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ वो कहते थे कि भूस्वामी और उद्योगपतियों को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। पहले के समय में जिसके पास जितनी ज्यादा भूमि होती थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, उनके पास जो था वो विशेषाधिकार उन्हें जन्म के साथ मिलता था, कर्म के साथ नहीं, उनको जन्म के साथ विशेष अधिकार दिया जाता था। ये एक गलत चीज थी। इसी के साथ साथ निजी संपत्ति का संतुलन। अब इसके साथ साथ जो हमारे उग्रवादी थे वो ये चाहते थे कि जो भी निजी संपत्ति है उसमें संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना होना चाहिए। अमीर को बहुत ज्यादा अमीर और गरीब को बहुत ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए। जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनमें बैलेंस बहुत जरूरी है। ये उग्रवादियों के विचार थे। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप में साम्राज्यवाद, अभी हम और भी इसमें आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से साम्राज्यवाद आया, और फिर रूस की क्रांति। अभी हमने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति का देश में या विश्व में और ज्यादा अलग अलग भागों पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब तक हम स्टार्टिंग को लेकर नहीं चलते हैं हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव विश्व पर यह पड़ा कि विश्व कई भागों में विभाजित हुआ, कई तरह के लोग, कई विचारधाराओं को मानने वाले लोगों में विभाजित हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।